हेलो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधाकर सिंह, स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि पिछले सारी क्लासेस आपको बेहतर लग रही होंगी, आपके लिए सूटेबल होंगी। जैसा कि हमारी मानचित्र की जो श्रृंखला चल रही थी, यानी ज्योग्राफी थ्रू मैप, यानी मानचित्र द्वारा भूगोल की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम यूरोप में रन कर रहे थे। यूरोप का पार्ट 1 आपने देखा, जिसमें मैंने देशों के बारे में बताया। पार्ट 2 आपने देखा। पार्ट 2 में अगर बात किया जाए तो आपने प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जाना और कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के बारे में जाना। आज यूरोप का पार्ट 3 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिस पर हम यूरोप की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, रिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यू आप वीडियोस देखते जा रहे हैं तो पीछे की चीज़ों को भूलिएगा नहीं, आप उसे कंटिन्यू रिवाइज करते रहिएगा। उसके लिए बार बार पिछला वीडियोस देख सकते हैं। साथ के साथ वीडियोस के क्रम में अगर बात किया जाए तो अगर कोई समस्या हो रही है तो एटलस का भी सहारा लीजिए, जिससे आपको क्लियरिटी बनी रहे। अदरवाइज़ वीडियो में जो मैप बना रहा हूँ उसका सहारा लीजिए, उससे भी सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे आप सफल हो सकें। ठीक है, तो आज यूरोप की जो प्रमुख नदियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ जानिएगा, आज मैंने मैप पहले से बना रखा है, बना करके मैंने रिवर्स भी बना रखी है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आज हम केवल डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज करके चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेकर के छोटे लेवल तक का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो या अन्य कोई वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके प्रीलिम्स लेवल पर। ठीक है, तो सभी के लिए यह वीडियोस महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। यूरोप का मैप आपके सामने बना है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी देश आपके दिमाग में क्लियर है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आदि के बाद अगर बात किया जाए तो ये पोलैंड का रीजन है। पोलैंड की जो प्रमुख नदी है उसमें विस्तुला का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। विस्तुला और ओदर, कौन कौन सी? पोलैंड की 2 नदियाँ मैंने बताई, विस्तुला और ओदर। बिल्कुल ध्यान रखते चलिएगा, दिमाग में साथ के साथ बिठाते चलिएगा, जिससे बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने ना हो। तो पोलैंड की 2 नदियां हुई, विस्तुला और ओदर, और दोनों लगभग यहाँ पर मैंने एक पर्वत श्रृंखला आपको बताई थी, कार्पेथियन। तो कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती हैं विस्तुला भी और ओदर भी, और दोनों जाकर के यहाँ पर अगर बात करें तो ये बाल्टिक सागर का रीजन है। बाल्टिक सागर में जाकर के गिरती हैं, मुहाना बनाती हैं। मुहाना का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट ऑफ द रिवर, यानी नदी का अंतिम क्षेत्र। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र हो सकता है, जहाँ डेल्टा बनाएगी तेजी से उसे डेल्टा क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये विस्तुला हो गई, ओदर, दोनों का संबंध किस देश से है? पोलैंड से है, याद रखिएगा, पोलैंड से। इस पोलैंड के बाद अगर बात करें तो अगला देश आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा देश आगे जाएगा? जर्मनी। ठीक है, तो पोलैंड के बाद अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एल्ब प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, एल्ब का थोड़ा सा संबंध आपके पोलैंड से भी है। तो एल्ब की अगर बात करें तो एल्ब जो है मोरेवियन हाइट्स से निकलती है, यानी यहाँ पे मोरेवियन हाइट्स का क्षेत्र है और मोरेवियन हाइट्स से ही यह एल्ब नदी निकलती है। इस क्षेत्र से निकल करके उत्तर की तरफ जाते हुए उत्तर सागर में गिरती है, डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है। तो एल्ब जर्मनी की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, इम्पॉर्टेंट नदी है। इस प्रायद्वीप का नाम मैंने बताया था आपको, याद होगा कि जटलैंड प्रायद्वीप। यहाँ पर स्थित देश डेनमार्क। डेनमार्क की जो इकोनॉमी है किस पर केंद्रित है? आपके पशुपालन उद्योग और दुग्ध उद्योग पर, याद रखिएगा। तो मोरेवियन हाइट से निकलने वाली नदी एल्ब, और एल्ब नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए जा करके यहाँ पर आपको सागर बताया था, नॉर्थ सी, याद होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ सी, उत्तर सागर। ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, तभी रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हो गई? विस्तुला हो गई और ओदर हो गई।
साथ में जर्मनी में बहने वाली नदी एल्ब, और प्रवाहित होने वाली जो नदी है एल्ब अपना मुहाना कहाँ बना रही है, उत्तर सागर में बना रही है, नॉर्थ सी में बना रही है, किस प्रायद्वीप के नज़दीक, जटलैंड प्रायद्वीप के नज़दीक, ठीक है, नियरेस्ट। इसके बाद हर्ज पर्वत श्रृंखला ही जर्मनी में है, यहाँ से निकलती है वेजर, कौन सी नदी, वेजर नदी। तो वेजर नदी हर्ज पर्वत श्रृंखला से निकल करके अगर चर्चा किया जाए तो ये भी उत्तर सागर में जाकर के गिरती है, समाप्त होती है। तो जर्मनी की दो नदियां हो गई आपके सामने जो उत्तर सागर में जाकर के गिरती हैं और समाप्त होती हैं, एल्ब और वेजर। कौन कौन सी नदियां हैं, एल्ब और वेजर, ध्यान रखिएगा। तो एल्ब और वेजर का संबंध किससे है, जर्मनी से है। एक का संबंध मोरेवियन हाइट से है, एक का संबंध हर्ज पर्वत श्रृंखला से है। तो एल्ब और वेजर का संबंध जर्मनी से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठे। अगर पोलैंड की बात करें तो विस्तुला और ओदर, विस्तुला और ओदर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आए तो जर्मनी के क्षेत्र से ही ब्लैक फॉरेस्ट से, याद होगा ब्लैक फॉरेस्ट को मैंने हर्ज पर्वत श्रृंखला भी बताया था, हॉर्स्ट माउंटेन का एग्जांपल भी बताया था। तो हॉर्स्ट माउंटेन यानी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी राइन, कौन सी नदी, राइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। राइन निकलती तो आपके जर्मनी के क्षेत्र से है और निकल करके यह जो समाप्त होती है यह आपका नीदरलैंड आदि का क्षेत्र है। कहाँ पर समाप्त होती है, नीदरलैंड आदि के क्षेत्र में। तो राइन निकल करके नीदरलैंड आदि के क्षेत्र में जा करके उत्तर सागर में गिरती है। कहाँ समाप्त हो रही है, उत्तर सागर में। तो राइन इज ए इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ जर्मनी विच इज फॉर्म या विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट एंड एंड इन नॉर्थ सी। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, फिर से दिमाग में बैठाइएगा, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और निकल करके राइन नदी नीदरलैंड के क्षेत्र में उत्तर सागर में समाप्त होती है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगली नदी है, अब हम आ गए फ्रांस के क्षेत्र में। कहाँ गए, फ्रांस में। फ्रांस पहुँचने से पहले फिर एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए कि पोलैंड में विस्तुला और ओदर, पोलैंड में विस्तुला और ओदर, जर्मनी में एल्ब वेजर, एल्ब वेजर और राइन। राइन समाप्त कहाँ हो रही है, नीदरलैंड में। कहाँ समाप्त हो रही है, नीदरलैंड में, ठीक है। राइन का संबंध ब्लैक फॉरेस्ट से, एल्ब का संबंध मोरेवियन हाइट से, वेजर का संबंध हर्ज पर्वत श्रृंखला से, विस्तुला और ओदर का संबंध कार्पेथियन माउंटेन से, ठीक है। एकदम आसान भाषा में बड़ी आसानी के साथ मेरा प्रयास है कि आपको चीज़ें समझ में आए। याद रखिएगा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि रिवर इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए मन में, जिससे आप चीज़ें क्लियर हो सके। अब अगर हम आते हैं फ्रांस में, तो फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जूरा। कौन सी, सॉरी सीन। कौन सी नदी है, सीन, जो जूरा पर्वत श्रृंखला के आसपास से निकलती है। किससे निकलती है, जूरा पर्वत श्रृंखला से। आल्प्स के पास ही है जूरा, छोटा सा आल्प्स का ही क्षेत्र कह सकते हैं जूरा पर्वत श्रृंखला। तो वहाँ से निकलती है सीन नदी और निकल करके फ्रांस में बहते हुए यह समाप्त होती है इंग्लिश चैनल में। कहाँ समाप्त होती है, याद है मैंने बताया था इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के मध्य। तो कहाँ समाप्त हो रही है, इंग्लिश चैनल में समाप्त हो रही है। आपके मन में एक चीज़ और आ रहा होगा कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूरोप के देशों की जो राजधानियां हैं वो किस नदी के किनारे हैं। बिल्कुल मेरे दिमाग में भी है, मुझे आपको बताना भी है, लेकिन पहले रिवर क्लियर हो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ये नहीं सोचिएगा कोई चीज़ छूटने वाली है आपकी, हर एक चीज़ क्लियर होगी। उसे बाकायदे ग्राफ बना करके या चार्ट बना करके आपको फिर से दिमाग में बिठाऊंगा, लेकिन पहले नदी क्लियर होगी हमारी कि कौन सी नदी किस देश में है, फिर उसके बाद शहर क्लियर होगा तो बेहतर तरीके से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो मैं इसी प्रयास में लगा हूँ कि जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड हो सके और उसका बेनिफिट आप पूरी तरीके से उठा सकें, ठीक है। तो चलिए, फ्रांस में थे हम। फ्रांस की बात करें तो जूरा पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी सीन, जो समाप्त कहाँ हो रही है, इंग्लिश चैनल में। याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी की अगर बात किया जाए तो
जो पेरिश है वो इसी के किनारे है, लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। तो जूरा से निकल करके सीन इंग्लिश चैनल में समाप्त हुई। याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाएगा कि इंग्लिश चैनल में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो सीन नदी है। कहाँ प्रवाहित होती है? फ्रांस में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये है बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। याद होगा आपको, बे ऑफ बिस्के। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप यह फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इसकी पिछली सीरीज़ ज़रूर देख लीजिए। अगर यूरोप कॉन्टिनेंट आप देखना शुरू कर रहे हैं तो यूरोप का पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें। क्रमिक रूप में अगर आप देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। साथ में अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारी सीरीज़ देख डालिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बेहतर हों। साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्वयं भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, जिससे थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि आपका सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। राइट, तो हम चल रहे थे फ्रांस में। तो अगर फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस में एक नदी है लॉयर। कौन सी नदी है? लॉयर। तो लॉयर और फ्रांस में ही प्रवाहित होने वाली गैरोने। तो लॉयर की बात करें या गैरोने की बात करें तो लॉयर और गैरोने दोनों ही नदियां बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बिस्के में मुहाना बनाती हैं। एंडिंग पॉइंट इनका क्या है? बे ऑफ बिस्के। तो लॉयर और गैरोने नदी का एंडिंग पॉइंट बे ऑफ बिस्के, ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बिस्के की खाड़ी पर समाप्त होने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो फ्रांस की लॉयर है और गैरोने है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर अगर हम ब्रिटेन में आए तो ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में देखिएगा तो थेम्स नदी है। इसी के किनारे लंदन शहर है। देखिए कौन सी नदी है? थेम्स नदी है, और ये भी इंग्लिश चैनल के पास ही समाप्त होती है जा करके। तो थेम्स नदी, या कई बुक्स में या आप पढ़ेंगे तो कुछ लोग टेम्स भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बातें की है। तो थेम्स या टेम्स नदी जो है ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, लंदन इसी के किनारे। आगे चर्चा करेंगे शहर के बारे में। ठीक है, जस्ट इसके बाद अगर हम स्पेन के रीजन में आते हैं तो स्पेन में एब्रो। कौन सी नदी? एब्रो। याद रखना है, एब्रो नदी। एब्रो नदी अगर देखिएगा तो भूमध्य सागर के क्षेत्र की तरफ जा रही है। यहाँ पर याद होगा आपको, मैंने एक गल्फ बताया था, गल्फ ऑफ वैलेंसिया। तो गल्फ ऑफ वैलेंसिया की खाड़ी में एब्रो नदी जा कर के गिरती है। और जस्ट इसके बाद यहीं पर टॉगस नदी, जो स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्र से आते हुए इधर अटलांटिक महासागर में जाकर के समाप्त हो रही है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, टॉगस। तो टॉगस और एब्रो का संबंध स्पेन से, और टॉगस का भी संबंध पुर्तगाल से भी है, याद रखिएगा, पुर्तगाल से। जस्ट इसके बाद फिर हम फ्रांस आते हैं, और फ्रांस में अगर देखें तो रोन नदी, आल्प्स के क्षेत्र के पास से, जूरा के पास से यह भी निकलती है रोन नदी, और रोन दक्षिण की तरफ जा कर के समाप्त होती है, यानी भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में यहाँ पर अगर बात करें तो याद होगा आपको, मैंने बताया था गल्फ ऑफ लियोन्स। कहाँ समाप्त हो रही है? गल्फ ऑफ लियोन्स में। तो रोन जो है कहाँ पर समाप्त हो रही है? गल्फ ऑफ लियोन्स में। क्लियर है? तो गल्फ ऑफ लियोन्स में गिरने वाली नदी रोन है। इसके बाद अगर बात करें तो आप इटली का क्षेत्र आता है, तो अल्प्स के क्षेत्र से ही निकलती है पो नदी। कौन सी नदी? पो, जिसे हम इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं पो नदी को? इटली की गंगा। याद रखिएगा, तो इटली की गंगा से के नाम से जाने वाली नदी पो, यूरोप की, यह इटली में प्रवाहित होती है। और जिस प्रकार से भारत के उत्तर भारत की जीवन रेखा का कार्य करती है गंगा नदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़े मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती है और सर्वाधिक कृषि प्रणाली के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है, उसी प्रकार से इटली में पो नदी भी कृषि प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है और कृषि कार्य के लिए इम्पॉर्टेंट जानी जाती है। इसीलिए इसे यूरोप की या इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली की गंगा पो नदी है, याद रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज़ करिएगा, मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। आप फिगर देखिएगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पोलैंड में विस्तुला और ओदर नदी। ठीक है, विस्तुला और ओदर दोनों का संबंध बाल्टिक सागर से ही, याद रखना है, बाल्टिक सी से है। ये आप ध्यान रखेंगे कि बाल्टिक सागर से संबंधित है। विस्तुला और ओदर के बाद अगर हम चलते हैं तो उत्तर सागर के क्षेत्र के पास ही, यानी पोलैंड के बाद जर्मनी का संबंध है एल्ब, वेजर,
राइन, 3 नदियों से। राइन हालांकि समाप्त आपके जर्मनी में नहीं होती है, वह समाप्त होती है नीदरलैंड के क्षेत्र में, उत्तर सागर में ही, ठीक है। इसके बाद फ्रांस का क्षेत्र आता है। फ्रांस की प्रमुख नदियों पर अगर हम चर्चा करें या नज़र डालें तो सबसे पहले सीन इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इंग्लिश चैनल में जाकर समाप्त होती है। इसके बाद लॉयर और गैरोने, लॉयर और गैरोने नदियाँ बिस्के की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद स्पेन पर आते हैं तो स्पेन में एब्रो है। एब्रो नदी गल्फ ऑफ वैलेंसिया पे समाप्त हो रही है भूमध्य सागर में। टॉगस जो स्पेन के क्षेत्र से निकलती है और पुर्तगाल में जाकर के अटलांटिक महासागर में समाप्त हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके फ्रांस में ही रोन नदी है जो अल्प्स और जूरा के क्षेत्र के पास से निकलती है और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ लियोन्स में समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है? गल्फ ऑफ लियोन्स में। इसके बाद अल्प्स के क्षेत्र से निकल करके पो नदी निकलती है जिसे हम इटली की गंगा भी कहते हैं क्योंकि कृषि प्रणाली के लिए इम्पॉर्टेंट है, इटली में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब इस पो नदी की अगर बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से जा करके कहाँ समाप्त हो रही है? एड्रियाटिक सागर में। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर, याद रखिएगा। और आपको याद होगा मैंने यहीं पर इटली का एक शहर है वेनिस जिसे मैंने एड्रियाटिक सागर की रानी कहा था, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सागर में गिरने वाली नदी पो और यहीं पर स्थित शहर वेनिस, वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगर आगे चला जाए तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस ब्लैक फॉरेस्ट के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जो लगभग पूरब की तरफ जाती है प्रवाहित होते हुए, फिर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मुड़ती है जिसका नाम है डैन्यूब। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। यह यूरोप के कई देशों में प्रवाहित होती है, लगभग 10 देशों में प्रवाहित होती है। और अगर बात किया जाए तो यह ब्लैक फॉरेस्ट से यानी जर्मनी के क्षेत्र से निकलती है और कई देशों में होते हुए लगभग पूरब दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए समाप्त कहाँ होती है? डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ब्लैक सी में, काला सागर में। कहाँ समाप्त हो रही है? काला सागर में समाप्त हो रही है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है जो ब्लैक सागर या काला सागर में समाप्त हो रही है। तो डैन्यूब नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लंबी नदी है। तो ये ध्यान रखना है कि डैन्यूब निकलती कहाँ से है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, कई देशों में लगभग 10 देशों में प्रवाहित होते हुए ब्लैक सागर में जाकर के समाप्त होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ बात करें तो ब्लैक सागर में गिरने वाली अन्य नदियों में कार्पेथियंस के आसपास से निकल करके नीस्टर नदी है जो समाप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। नीस्टर हो गई, नीपर हो गई जो इधर रशिया के क्षेत्र से आ रही, यूक्रेन आदि के क्षेत्र से, ठीक है। तो नीपर और नीस्टर भी ब्लैक सागर में गिरती हैं, काला सागर में गिरती हैं। तो काला सागर पे समाप्त होने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई डैन्यूब, नीपर और नीस्टर। तो इन तीनों नदियों का नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहीं पर आपको याद होगा क्योंकि मैंने एक छोटा सा सागर बताया था ब्लैक सी के ऊपर, क्या नाम था? यहाँ पर अगर चर्चा करें तो अजोव सागर, ठीक है। कौन सा सागर? अजोव सागर। 1 सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये आप ध्यान रखेंगे कि डैन्यूब, नीस्टर और नीपर तीनों मुहाना कहाँ बना रहे हैं? डेल्टा कहाँ बना रहे हैं? तो ब्लैक सागर में बना रहे हैं, काला सागर में बना रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये अजोव सागर का क्षेत्र है और अजोव सागर में गिरने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, एक ही नदी है डॉन। कौन सी नदी? डॉन। तो ये कई बार एग्जाम में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि डॉन नदी कहाँ गिर रही है? तो अजोव सागर में। यानी एग्जाम में, स्टेट सिविल एग्जाम में, यानी किसी वनडे लेवल के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि यूरोप के अजोव सागर में मुहाना बनाने वाली या समाप्त होने वाली नदी का नाम क्या है? तो डॉन नदी है।
याद रखिएगा डॉन, क्योंकि ये पूरा रीजन नीपर, निस्टर और डॉन का जो क्षेत्र है ये गैस आदि के लिए, यहाँ का जो अंतिम क्षेत्र है गैस का भंडार काफ़ी ज़्यादा है इन क्षेत्रों में, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो डॉन नदी कहाँ गिर रही है? अजोव सागर में, ये बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अजोव सागर में, क्रीमिया प्रायद्वीप के पास। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, आपको याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि इस पर किसका अधिकार है? रशिया का अधिकार है। क्लियर? इसके बाद ये हो गया, आपको याद होगा अगर आप पिछला पार्ट देखे हैं, पार्ट 2 देखे हैं, तो यहाँ पर काकेशस पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया का डिवाइडर है। इसके जस्ट बाद काला सागर के पूर्वी हिस्से में अगर देखें तो कैस्पियन सागर का क्षेत्र है। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो यूरोप और एशिया दोनों के मध्य है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगर यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय क्षेत्र में यहाँ पर केवल रशिया का अधिकार क्षेत्र आता है। किसका अधिकार क्षेत्र आता है? रूस का क्षेत्र आता है, याद रखिएगा, रशिया का क्षेत्र आता है, रूस से जुड़ा हुआ, बाकी किसी देश से नहीं जुड़ा है। अगर यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो रूस का अधिकार क्षेत्र है कैस्पियन सागर के चारों तरफ, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर कैस्पियन सागर में देखें तो वाल्देई हिल्स के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वोल्गा। कौन सी नदी? वोल्गा। तो वोल्गा नदी वाल्देई हिल्स के पास से निकल करके पूरे क्षेत्रों में, यानी इस मैदानी क्षेत्र में यूरोप के प्रवाहित होते हुए दक्षिण की तरफ लगभग बहते हुए, पहले थोड़ा सा पूरब की तरफ जाती है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ती है, दक्षिण की तरफ बहते हुए कैस्पियन सागर में जाकर के डेल्टा बनाती है, जहाँ पर कैस्पियन डिप्रेशन का क्षेत्र है। यानी यूरोप का सबसे निचला स्थान प्लेस कैस्पियन डिप्रेशन इसी वोल्गा के डेल्टा के क्षेत्र में है। और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाल्देई हिल्स एंड एंडिंग पॉइंट इज़ कैस्पियन सीज। तो याद रखना है कि वोल्गा नदी जो है वाल्देई हिल्स से, वाल्देई पर्वत श्रृंखला से निकलती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है। कैस्पियन सागर है क्या? विश्व की सबसे बड़ी लेक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर कैस्पियन डिप्रेशन का क्षेत्र भी है, कैस्पियन गर्त का क्षेत्र भी है, जो यूरोप का सबसे लोएस्ट प्लेस है, सबसे निम्न स्थान है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा है वो यूराल पर्वत श्रृंखला का है। किसका है? यूराल पर्वत श्रृंखला का है, जो यूरोप और एशिया का डिवाइडर काम करता है। यहीं से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, और यूराल नदी थोड़ा सा फिर पश्चिम बहते हुए, पश्चिम के बाद फिर दक्षिण बहते हुए अगर बात किया जाए तो आकर के आपके कैस्पियन सागर में समाप्त होती है। तो कैस्पियन सागर में 2 यूरोप की से जुड़ी हुई नदियाँ जाकर के समाप्त हो रही हैं। कौन कौन सी? एक तो यूराल नदी और दूसरा वोल्गा। यूराल भी काफ़ी हद तक, काफ़ी दूरी तक अगर बात किया जाए तो यूरोप और एशिया का डिवाइडर का काम करती है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी दूरी तक अगर बात किया जाए तो यूरोप और एशिया का डिवाइडर का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स रहीं आपके यूरोप की, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर से मैं चाहूँगा कि आप एक बार 2 मिनट का टाइम और दे करके सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, मेरी आवाज़ सुनते हुए और फिगर देखते हुए। सबसे पहले आप सभी लोग पहुँच जाइए पोलैंड। पोलैंड में आप देखिए विस्तुला और ओदर नदी। विस्तुला और ओदर की अगर चर्चा किया जाए तो दोनों नदियाँ लगभग कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के पास से निकल करके उत्तर की तरफ बहते हुए बाल्टिक सागर में समाप्त हो रही हैं। ठीक है। विस्तुला और ओदर के बाद अगर हम जर्मनी के क्षेत्र में प्रवाहित पहुंचते हैं तो जर्मनी के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट नदियों में एल्ब, जो मोरेवियन हाइट से निकलती है, उत्तर की तरफ बहती है और उत्तर सागर यानी नॉर्थ सी में समाप्त होती है। इसके बाद जर्मनी में ही हर्ज पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी वेजर, जो उत्तर की तरफ जाकर के नॉर्थ सी में समाप्त हो रही है। तो जर्मनी की नदियां एल्ब, वेजर। अगली जर्मनी की नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है राइन। ठीक है, कौन सी नदी? राइन, जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और बहते हुए नीदरलैंड के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, ये आंतरिक जलमार्ग भी बनाती है राइन। सबसे ज़्यादा व्यस्त अगर कोई नदी है इंटरनल वाटरवे में तो वो राइन नदी है। आंतरिक जलमार्ग
याद रखिएगा। आंतरिक जलमार्ग के लिए अगर बात किया जाए तो राइन नदी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे व्यस्त, ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी के रूप में अगर किसी को जाना जाता है आंतरिक जलमार्ग में तो राइन नदी का क्षेत्र ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका कोयला वगैरह का प्रोडक्शन होता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, रूर का एरिया है इसी राइन के क्षेत्र के आसपास ही अगर देखिएगा तो रूर का एरिया है। और ये जो रूर का एरिया है ये जर्मनी में औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा। आगे आएगा मैं सब सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि रूर जर्मनी का एरिया है जो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कारण से राइन नदी आंतरिक जलमार्ग बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, यूरोप की सबसे व्यस्त, यहाँ तक कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा व्यस्त नदियों में इसे गिना जाता है जलमार्ग के मामले में, ठीक है। तो राइन का संबंध जर्मनी से और रूर का क्षेत्र जर्मनी में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी की 3 नदियां हो गई, एल्ब, वेजर और राइन। इसके बाद आगे चलिएगा तो फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांस में देखेंगे तो सीन नदी है जो इंग्लिश चैनल में समाप्त हो रही है। इसके बाद लॉयर और गैरोने हैं जो बिस्के की खाड़ी में समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके फ्रांस में ही रोन नदी हो गई जो गल्फ ऑफ लियोन्स में समाप्त हो रही है। स्पेन की एब्रो, स्पेन और पुर्तगाल की टोगस, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जब हम इटली में आते हैं तो अल्पस से निकलने वाली पो नदी, जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं, क्यों? क्योंकि जीवन रेखा है, कृषि प्रणाली की जीवन रेखा यह भी है, एड्रियाटिक सागर में समाप्त हो रही है। इसके जस्ट बाद अगर बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली ही यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब, जो कई देशों में प्रवाहित होते हुए जा कर के ब्लैक सी या काला सागर में समाप्त होती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के बाद काला सागर में समाप्त होने वाली अन्य नदियों में नीस्टर और नीपर का क्षेत्र आता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर अजोब सागर का क्षेत्र है और अजोब सागर में समाप्त होने वाली नदी डॉन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डॉन नदी। जस्ट इसके आगे काला सागर से आगे हम चलते हैं तो कैस्पियन सागर का क्षेत्र है, जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, तो कैस्पियन सागर में समाप्त होने वाली जो नदी है वो वाल्देई पर्वत श्रृंखला से निकलती है जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। वोल्गा की अगर बात किया जाए तो यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में इसे जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे कि वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो वाल्देई पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र से निकल करके कैस्पियन सागर में समाप्त होती है। और जहाँ यह समाप्त हो रही है उसे हम कैस्पियन डिप्रेशन कहते हैं, कैस्पियन गर्त कहते हैं, जो यूरोप का सबसे लोएस्ट प्लेस है, सबसे निम्न स्थान है। इसके बाद पूरब की तरफ यूराल पर्वत श्रृंखला और यूराल नदी यूरोप और एशिया का डिवाइडर का काम करते हैं, विभाजन का काम करते हैं, और यूराल नदी यूराल पर्वत श्रृंखला से निकल करके कैस्पियन सागर में समाप्त होती है। तो कैस्पियन सागर में 2 नदियां समाप्त हो रही हैं, वोल्गा और यूराल। ब्लैक सागर या काला सागर में समाप्त होने वाली नदियां डैन्यूब, नीस्टर, नीपर। अजोब सागर में समाप्त होने वाली नदी डॉन। क्रीमिया प्रायद्वीप का संबंध ब्लैक सागर से, काला सागर से, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे रिवर से और उससे जुड़े हुए जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप कई बार दिमाग में देख करके बिठा लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, बार बार देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ के साथ ये सारी सीरीज़ आप कंटिन्यू देखिए, ज्योग्राफी थ्रू मैप यानी मानचित्र द्वारा भूगोल जो मैं कंटिन्यू आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है। इस मेहनत को अगर आप पॉजिटिव पे ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप स्वयं देखिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए और थोड़ा सा प्रमोशन करिए चैनल का, जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट में हम, यानी ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 में यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट अदर चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।